देखिए, जहाँ तक सरकार की कारकर्दगी का सवाल है, हम नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि 6 महीने के अंदर सारी कारकर्दगी सामने नज़र आनी चाहिए, मगर हमें अफसोस ये है कि कुछ इस वक्त में कोई बड़े इम्पॉर्टेंट मुद्दे आ गए हैं, जिसमें वक्फ बिल का बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। और इसमें हमें उम्मीद थी कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के वजह से सबसे पहले यहाँ की असेंबली ये रेजोल्यूशन पास करेगी कि हम इस बिल की मुखालफत करते हैं। तो उसमें मुझे लगता है कि बड़ी मायूसी हुई मुझे, जिस तरह से फारूक साहब और उमर साहब बिल की मुखालफत करने के बजाय उस मिनिस्टर के साथ बाग में वॉक करते देखे गए जिसने ये बिल लाया। दूसरा, कुछ वादे भी किए थे इन्होंने, जैसे इन्होंने कहा था कि हम 12 गैस सिलेंडर देंगे, ये कहा था कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लाखों नौजवानों को नौकरियां देंगे। वो टाइम लगता है मगर कुछ भी पेशरफ्त नहीं हो रही है। और ख़ासकर जो मुलाजमों को निकाला जा रहा है इस वक्त, और ये जो रेट्स पड़ रहे हैं, पासपोर्ट नहीं मिल रहे हैं, पकड़ दकड़ का माहौल है, तो गवर्नर रूल और इस रूल में कोई फ़र्क नहीं है। वो सबसे बड़ी चीज़ है कि सड़कें, बिजली, पानी तो गवर्नर साहब ही दे रहे थे, और कुछ लोग कहते हैं, मुझे नहीं मालूम, कहते हैं शायद बेहतर तरीके से दे रहे थे। तो ये सरकार जो है, इसमें और गवर्नर रूल में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। ये एक पॉपुलर गवर्नमेंट है, और जो इससे उम्मीदें थी जम्मू कश्मीर के लोगों को, यहाँ के जो मुलाजिम हैं, डेली वेजर हैं, बाकी हैं, उसमें भी कोई पेशरफ नहीं हुई। हालिया दिनों में हमने देखा था कि कुछ ट्रांसफरों को लेके एलजी सरकार और उमर सरकार के बीच में कोई इख्तलाफ देखे गए थे। इस इख्तलाफ के बीच में आप समझ सकती हैं जो वादे किए गए थे लोगों से वो पूरे हो सकते हैं, क्योंकि एक हाजिरीन को पहले एलजी सरकार पे लगानी पड़ती है, फिर कोई ऑर्डरनामा जारी करना पड़ता है। ये अफसोस की बात है कि जब ये सरकार बनी 50 MLA लेके, तो इन्होंने कहा कि हमने दिल्ली से कोई कन्फ्रंटेशन नहीं लेनी, यानी हम दिल्ली से कोई उनके साथ कोई मामला ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते हैं। मगर ट्रांसफ़र, मामूली सी ट्रांसफ़र्स के लिए इन्होंने मीटिंग बुलाई, तो उसी से पता चलता है आपकी इनकी तरजीहात क्या हैं। इनकी तरजीहात अवामी मसाइल नहीं हैं, इनकी तरजीहात ये है कि पटवारी की ट्रांसफ़र ये करें कि एलजी साहब करें। तो मुझे इस बात पे अफसोस है कि जबकि इनकी तरजीहात लोग होने चाहिए थे, उनके मसाइल होने चाहिए थे। हमारे जो कैदी हज़ारों की तादाद में बाहर के जेलों में बंद है, उनको किस तरह छुड़ाया जाए या कम से कम कश्मीर वापस लाया जाए, उसके बारे में बात होनी चाहिए थी। डेली वेजर्स को रेगुलराइज करने की बात होनी चाहिए थे। तो ये जो लोगों के रोज़मर्रा के मसले मसाइल हैं, या जो बड़े मसले हैं, जिस तरह रेट्स पड़ते हैं, जिस तरह लोगों को तंग किया जाता है, जिस तरह मुलाजमों को नौकरियों से निकाला जाता है, बजाय उस पर वो लोहा लेते सरकार के साथ, दिल्ली की सरकार के साथ या गवर्नर साहब के साथ, उल्टा छोटी छोटी ट्रांसफर्स के ऊपर लड़ पड़े। फार्मर राज चीफ की किताब में जो इंकशाफ किया गया है फारूक अब्दुल्ला की, किस तरह देखते हैं आप उसको? देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि दुल्लत साहब अब्दुल्ला फैमिली के बहुत ही ज़्यादा हमदर्द थे, और जो इन्होंने खुलासा किया, जो उन्होंने ये बताया कि फारूक साहब ने कहा कि 370 अगर हटाना था तो मुझे एतमाद में क्यों नहीं लिया गया, ये इतनी सारी फौज लगाने की क्या ज़रूरत थी, अगर मुझे एतमाद में लिया जाता तो मैं असेंबली के थ्रू ये 370 हटाने में मदद करता। तो ये कोई ऐसी, आपको याद है कि 3 अगस्त को फारूक साहब, उमर साहब प्राइम मिनिस्टर से मिले, वहाँ क्या हुआ हमें कुछ मालूम नहीं है। तो ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। बेसिकली दुल्लत साहब की कोशिश है कि वो किसी तरीके से फारूक साहब और बीजेपी वालों की सुलह कराएं, इनको नज़दीक लाएं, क्योंकि ये जो राज की बात उन्होंने कह दी, ये भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है कि वो चाहते हैं इनकी दूरियां मिट जाए। मगर कहीं ना कहीं बीजेपी भी समझती है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है या फारूक साहब हैं, ये किसी के सगे नहीं हैं। ये दिल्ली को धोखा दे सकते हैं अपनी कुर्सी के लिए, और कई बार कश्मीरियों को धोखा दिया, इस्तेमाल किया है कुर्सी के लिए। जम्मू कश्मीर में सरकार बनने से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मंशूर में भी रखा था कि 370 की पहले बहाली होगी, उसके साथ साथ स्टेट यहाँ पे आएगी, और अब तो वक्फ बिल भी जो है वो भी आ चुका है। अब इस बारे में क्या कुछ कहेंगे? नहीं, अब मैंने ऑलरेडी कहा कि वो उन्होंने पहली बात जो कही सरकार बनाने के बाद, वो कहा कि हम दिल्ली के साथ किसी किस्म का कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं। तो 370 का तो नाम नहीं ले रहे हैं वो लोग, 370 के नाम से डरते हैं। और जहाँ तक स्टेटहुड की बात है, ये तो बीजेपी का नैरेटिव चलाते हैं। अगर आप देखेंगे पिछले 6 महीने से, जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनी, नैरेटिव तो बीजेपी का चलता है। बीजेपी कहती है स्टेटहुड देंगे, बीजेपी जो है मुलाजमों को बर्खास्त करती है, उमर साहब खामोश है।
पासपोर्ट नहीं मिलती, उमर साहब खामोश है। बीजेपी ने वक्फ बिल पास किया और उमर साहब ने उसका उसी मिनिस्टर का इस्तेकबाल किया ना। कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस कोशिश कर रही है बीजेपी के करीब जाने की और बीजेपी के नैरेटिव को चलाने की। मैम असेंबली में भी जो बातें होनी चाहिए थी गरीब आवाम को लेकर वो नहीं वो हमारे वहाँ पे तो ऐसा लग रहा था कि रेसलिंग चल रही है। देखिए, हमारे एमएलएज ने डेली वेजेस को लेके बिल लाया, उन्होंने जो ज़मीनों को हक देने के लिए वो बिल लाया, उन्होंने अल्कोहल पे बैन लगनी चाहिए वो बिल लाया, उन्होंने रेजोल्यूशन लाया कि एक बार बिजली फीस माफ़ होना चाहिए जो गरीब लोग हैं, जिसको गवर्नर साहब ने तीनों बिल पहले अलाउ किए, मगर उन्होंने इन बिल के ऊपर डिस्कशन भी नहीं, उनको इंट्रोड्यूस भी नहीं किया। तो आप इसमें आप खुद समझते हैं उनकी नीयत क्या है। वक्त तरमीमी बिल जिस तरह आप कह रहे हैं असेंबली में नहीं लाया गया, इसके लिए आगे क्या करने जा रही है आपकी जमात? नहीं, वो तो हम आपस में मिल के बैठ के, अभी तो देखिए ना, पीडीपी ने हर ज़िले से हमने प्रोटेस्ट किए, कश्मीर के तमाम ज़िलों में हमने प्रोटेस्ट किए, कल मैंने देखा पुंछ में भी प्रोटेस्ट हुआ था। तो जो हमारे हाथ में हम तो वही कर सकते हैं। हम तो, हमारे पास तो इतने एमएलए नहीं है कि हम असेंबली में ज़बरदस्ती किसी भी तरीके से रेजोल्यूशन ला सके, वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कर सकती थी। मगर हमारी जद्दोजहद, हमने सुप्रीम कोर्ट में भी गए हम, और सुप्रीम कोर्ट ने किसी हद तक थोड़ा बहुत रिलीफ तो दिया है, मगर उससे काम नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट को बड़ा दिल करके मुसलमानों के जज्बात की कदर करते हुए मुझे लगता है इस मुल्क को इकट्ठा रखने के लिए, क्योंकि मुसलमान एक गांठ है जो इस मुल्क के ताने बाने को इकट्ठा रखता है, तो उसको नज़र में रखते हुए इस बिल को रिजेक्ट करना पड़ेगा। थैंक यू।